हेलो चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैं जो भी बिजनेस स्टडीज में डिफरेंसेस हैं वो एक ही वीडियो में डिस्कस करूं। सो दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो फॉर यू। एंड ऑफ कोर्स डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार डिफरेंसेस में से कि आप इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिफरेंस लिखो, एंड समटाइम्स दे आल्सो गिव यू द बेसिस कि आप इस बेसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंस लिखो। And also differences are important because case studies में भी आपको different concepts के बीच में जब differentiate करना होगा अपने mind में, तो भी तो difference आपके लिए बहुत important है। For example, simply if they ask कि बताइए ये manager effective है या efficient है, तो difference तो पता होना चाहिए। Then again a point comes very important like डिसेंट्रलाइजेशन आंसर है हमारी केस स्टडी में या डेलीगेशन, तो डिफरेंस पता होना चाहिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So in short, the conclusion is key differences are important, not just in the form of direct questions, but also to recognize the concept in the case studies. तो इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें हमारा डिफरेंस है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में। काफी सिंपल है। एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को सही तरीके से करना और मिनिमम कॉस्ट में करना, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम यूज करना, वेस्टेज नहीं करना। और इफेक्टिवनेस होता है कि काम को टाइम पे पूरा कर देना, चाहे यहाँ कॉस्ट ज्यादा पड़ रही हो। यहाँ पे इनपुट आउटपुट ओरिएंटेशन है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, सो इनपुट आउटपुट ओरिएंटेशन। ऑल्सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी यहाँ पे आप वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गोल को अचीव करना टाइम पे, दैट इज द ओरिएंटेशन। यहाँ पे फोकस है मीन्स के ऊपर, जरिया जो है आपका, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लाइक रिसोर्सेज। यहाँ पे फोकस है आपका अचीविंग टारगेट्स पे, यानी एंड रिजल्ट पे। अब ये डिफरेंस एज सच आपकी बुक में इस फॉर्म में नहीं गिवन, बट पैराग्राफ फॉर्म में गिवन है। तो मैंने आपके लिए इस टाइप से लिख दिया टैब्यूलर फॉर्म में। अब जो बेसिस है, देखो अब बच्चे पूछते हैं कि हमें बेसिस भी लर्न करने हैं, तो द आंसर इज यस। अगर आपकी बुक में बेसिस गिवन है डिफरेंस में, तो आपको वो भी लर्न करना है, बिकॉज यू नो कई बार वो डिफरेंस आपसे बेसिस के अकॉर्डिंग ही पूछते हैं। अनदर थिंग इज कि अगर आप टैब्यूलर फॉर्म में अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हो, तो बेटर है कि आप बेसिस लिखें। और जैसे इस क्वेश्चन में बेसिस नहीं गिवन है बुक में, बट हम खुद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बेसिस का एक कॉलम बनाए और लिखें मीनिंग। पहला हो गया मीनिंग, देन ये हो गया ओरिएंटेशन, यहाँ पे हो गया फोकस। ठीक है, तो कहीं अगर बेसिस नहीं भी गिवन है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, एंड उससे आपका आंसर भी बेटर लगेगा, राइट? ओके, तो इस चैप्टर में अब एज सच और कोई डिफरेंस नहीं गिवन, बट फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में एक बार डिफरेंस आप पढ़कर जाएं। इवन दो इट्स नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट आई वुड स्टिल आस्क यू कि कोई भी सप्लीमेंट्री बुक होगी आपके पास, या इवन ऑनलाइन आप कहीं से भी एक बार कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस भी रीड करके जाएं। You don't have to cram it word by word, but just give it a good read. Okay, so moving on to chapter number 2, principles of management, उसमें unity of command और unity of direction में बहुत important difference बनता है। तो मीनिंग, इसमें क्या है मीनिंग कि एक इंडिविजुअल को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो यहाँ पे वन सुपीरियर for every individual employee, that is the main thing। और यहाँ पे क्या होता है, each group of activities having the same resources, each group of activities having the same objectives must have one head and one plan। तो ये इसका कीवर्ड हो जाता है one head one plan। यहाँ पे एम क्या है, it prevents dual subordination। डुअल सबॉर्डिनेशन से ये बचाता है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए एक ये इंडिविजुअल है, इससे दो लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि नाउ देयर विल बी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ दिस पर्सन। एंड ये केस है डुअल सबॉर्डिनेशन का। डुअल मतलब टू, ये दो लोगों के लिए सबॉर्डिनेट है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि इसे दो लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं। सो इट प्रिवेंट्स डुअल सबॉर्डिनेशन, और यहाँ पे इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज।
मतलब जो काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो अच्छे से हो जाए, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन की एक्टिविटीज में इंटरफेयर ना करे, ओवरलैपिंग ना हो, राइट? ओके, इसका इम्प्लीकेशन यहाँ पे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को फर्क पड़ता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज अफेक्टेड, जिसे दो लोगों से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उसे फर्क पड़ेगा। और यहाँ पे द वर्किंग ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर्स, तो यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ेगा। अगर एक डिवीजन दूसरे डिवीजन की एक्टिविटीज में इंटरफेयर कर रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन विल गेट अफेक्टेड। तो इसका जो बेसिस है वो भी आप लर्न करेंगे, और निमोनिक बन सकता है एम। एम से आप याद रख सकते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एम का डिफरेंस है, विच इज actually aim is also one of the bases. So aim, implications and meaning. Okay, so chapter number 2 which is principles of management, वहां पे हमारे पास पहला डिफरेंस है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में। मीनिंग सबसे पहला बेसिस, वेरी सिंपली यहाँ पे हम कहते हैं कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर्स मिलने चाहिए, नहीं तो अगर उसको एक ही चीज से रिलेटेड दो सुपीरियर से या दो से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसकी बात माने, राइट? सो दैट इज द मीनिंग। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं जैसे इन अ कंपनी इफ देयर आर टू डिविजन्स, वन मैन्युफैक्चरिंग कार्स एंड वन मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल्स, वैसे उनका रास्ता तो सेम है, दे बोथ हैव टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, but individually they should work and they should have their own execution resources, own plan, own in charge, right? Okay, यहाँ पे aim क्या है? To prevent dual subordination, और that is the key word. Dual subordination क्या होता है? In this situation for example ये subordinate है और ये इसके दो superiors है और ये इसे एक ही चीज से related अपने अलग अलग orders देते हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा एंड दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। तो यहाँ पे डुअल सबऑर्डिनेशन प्रिवेंट होती है इफ वी फॉलो यूनिटी ऑफ कमांड। डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब, डुअल मतलब टू, यहाँ पे इसे दो लोगों का सबऑर्डिनेट बनना पड़ रहा है। सो डुअल सबऑर्डिनेशन इज अवॉइडेड इफ यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड। यहाँ पे हम क्या प्रिवेंट करते हैं? ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। अगर डिविजन्स अपना अलग अलग काम कर रही हैं, एक दूसरे की वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर रही हैं, सो देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इज अ गुड थिंग। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, जिसे दो या दो से ज्यादा सुपीरियर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उसी को ये अफेक्ट करता है। बट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अगर हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फर्क पड़ता है। सो इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे बेसिस भी आपको ऑफ कोर्स लर्न करके जाने हैं। बेसिस का निमोनिक बना सकते हैं, बहुत सिंपल है, एम ही बन रहा है निमोनिक, जिसमें से ए खुद ही एम है, I is for implications and M is for meaning। तो बहुत ही सिंपली आप इसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो डिफरेंस हम इस चैप्टर में देखते हैं वो हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में है कि उनकी जो थियोरीज हैं, आइडियाज हैं, पर्सनालिटीज हैं, अप्रोचेज हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। सो हेनरी फ्योल का जो पर्सपेक्टिव है वो हमेशा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर रहा है, इन द सेंस लाइक जैसे आप पढ़ते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए, इनिशिएटिव, डिसिप्लिन का माहौल रखना है, एस्पिरे डी कॉप्स लेकर आना है, विच इज कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, उन्हें प्रमोट करना है, डिविजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना है और उस पर्सन को देना है जो उसे करने में एक्सपर्ट है, उन्हें अच्छी रेम्यूनरेशन देनी है एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे जो उनका पर्सपेक्टिव है वो, या जो फोकस है, वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे ही है। बट एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जितनी भी आपने देखा है टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स दिए हैं, वो ज्यादातर फैक्ट्री पे ही फोकस करता है, और फैक्ट्री में भी उस पार्ट पे जहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है, विच इज कॉल्ड द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री। जैसे मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, यहाँ पे वर्कर्स की बात हो रही है, फैक्ट्री की बात हो रही है, फंक्शनल फोरमैनशिप, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो शॉप फ्लोर लेवल यानी जहां एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस पे उनका फोकस रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड,
जो फ्यूल है वो यूनिटी ऑफ कमांड को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, तभी उन्होंने इसका प्रिंसिपल भी दिया है. सो ही वाज अ स्टॉन्च प्रोपोनेंट. स्टॉन्च यानी वेरी स्ट्रांगली ही वुड बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. बट यहाँ पे टेलर को नहीं लगता कि यूनिटी ऑफ कमांड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका जो एक टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, फंक्शनल फोरमैनशिप, वहां पे वर्कर्स को आप देख रहे हो 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स मिल रहे हैं. तो यूनिटी ऑफ कमांड का तो ये वायोलेशन है. इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जहां पे फ्योल और टेलर के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉन्ट्रोडिक्टरी है. यूनिटी ऑफ कमांड कुड बी अ गुड एग्जाम्पल. तो फंक्शनल फोरमैनशिप वायोलेट्स दिस कॉन्सेप्ट, इसलिए टेलर को नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है. एप्लीकेबिलिटी, मोर और लेस फ्यूल के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े यूनिवर्सल हैं, जनरली हर जगह ही अप्लाई होते हैं. जैसे डिसिप्लिन. अब डिसिप्लिन तो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए, इनफैक्ट लाइफ में भी चाहिए. तो ये किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये तो हर जगह एप्लीकेबल है. देन ऑर्डर, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, हर जगह एप्लीकेबल है. इनिशिएटिव, कि वर्कर्स को एंकरेज करना चाहिए टू कैरी आउट प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कुछ नया सोचो, सजेशन दो, हर जगह एप्लीकेबल है. डिविजन ऑफ वर्क भी जनरली एप्लीकेबल है इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. बट इनके जो टेक्निक्स या प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े स्पेसिफिक हैं, थोड़े स्पेशलाइज सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं. जैसे फंक्शनल फोरमैनशिप है, अब फैक्ट्री में ही अप्लाई होगा जहाँ पे फोरमैन है, जहाँ पे फैक्ट्री नहीं है. तो these might not be applicable in all types of situations. Then जैसे motion study, अब motion study it might not be relevant for a particular type of organization जहाँ पे ज़्यादा कोई movement ही नहीं होती, right? Then basis of formation, जो fuel के principles हैं वो उनके personal experience से उन्होंने form किए हैं, और यहाँ पे वो ज़्यादा उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं. जैसे हम देखते भी हैं, वी रीड दिस इन motion study that Taylor, along with his associate Frank Gilbert, they were able to reduce the motions in the process of bricklaying from 18 to just 5, which increased productivity. ओके, देन नेक्स्ट इनका फोकस रहा है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना ऑर्गेनाइजेशन में, और इनका फोकस रहा है जैसे फैक्ट्री के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने पे. इनकी पर्सनालिटी प्रैक्टिशनर, बेसिकली वैसे तो वो थे एक माइनिंग इंजीनियर और मैनेजमेंट थियोरिस्ट, बट यहाँ प्रैक्टिशनर लिखा है तो आप इसको प्रोफेशनल की तरह ही समझो. बट इफ यू ऑल्सो राइट हियर माइनिंग इंजीनियर, दैट्स ऑल्सो फाइन. एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट, यस, बिकॉज साइंस से उनको बहुत प्यार था. वो तो आप देखते ही हैं, उनके नाम में ही है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट. ओके, देन इनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं, इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं. तो इनका एक्सप्रेशन इज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इनका एक्सप्रेशन है साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट. तो ये डिफरेंस भी आप देख कर जाएंगे. सो मूविंग ऑन, अब फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, इससे रिलेटेड मैंने एक फुल फ्लेजेड वीडियो अपलोड किया हुआ है, वेर इन आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. सो आई हाईली रेकमेंड कि आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा अगर आपको इस टॉपिक में कंफ्यूजन है. ओके, सो डिफरेंस देखते हैं. यहाँ पे फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, मतलब जैसे आप समझते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट एक ही है बट उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, परचेज. सो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, और यहाँ पे फंक्शंस का मतलब हो गया डिपार्टमेंट्स, राइट. यहाँ पे फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं अलग अलग, और हर प्रोडक्ट के नीचे उसके अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, तो हर प्रोडक्ट के नीचे अपने डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग, वही फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर. सो फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शंस, मतलब डिपार्टमेंट्स होंगे फिर हर प्रोडक्ट के नीचे. स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर कौन सी स्पेशलाइजेशन होती है, फंक्शनल या फिर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो अलग अलग फंक्शंस पे होता है.
फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हम उन पर्सन्स को रखेंगे जिन्हें मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज है, मे बी जिन्होंने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, राइट। तो फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आती है, और यहाँ पे आती है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे हमारा फोकस है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे इल्जाम लगाना कि किसकी गलती है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अगर कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं तो किस डिपार्टमेंट को बोले किसकी गलती है, कहना मुश्किल है कि मार्केटिंग की गलती है, फाइनेंस की गलती है, HR की गलती है। बट यहाँ पे इट इज ईजी और ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर गारमेंट्स के प्रोडक्ट में या गारमेंट्स की डिविजन में लॉसेज हो रहे हैं तो उसके डिविजनल हेड से पूछो। तो यहाँ पे इजी है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजरियल डेवलपमेंट, आई थिंक आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे फंक्शनल हेड है, जो एक डिपार्टमेंट का हेड है, उसको बस अपने डिपार्टमेंट की ही नॉलेज है, तो उसे हायर लेवल पोजीशंस पे अगर प्रमोट होना है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको हर चीज की नॉलेज नहीं है। बट यहाँ पे जो डिविजनल हेड है, वहां का जो मैनेजर है, उसको हर फील्ड की अच्छी नॉलेज है, उसको ज्यादा फ्रीडम भी है। तो मैनेजरियल डेवलपमेंट इज इजी हियर एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट हियर। कॉस्ट, देखो ये चीपर है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों ये ज्यादा एक्सपेंसिव है? क्योंकि यहाँ पे ड्यूप्लीकेशन है। जैसे हर डिविजन में अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स में भी अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट, HR फाइनेंस, गारमेंट्स में भी मार्केटिंग, HR फाइनेंस, फुटवेयर में भी मार्केटिंग, HR फाइनेंस। सो यहाँ पे ड्यूप्लीकेशन बहुत है, रेपिटेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे खर्चा भी ज्यादा होगा। तो ये इकोनॉमिकल है रीजन, बिकॉज फंक्शंस आर नॉट डुप्लीकेटेड, और ये है ज्यादा एक्सपेंसिव क्योंकि फंक्शंस आर डुप्लीकेटेड। देन कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन देखो यहाँ पे समझें आप इस पॉइंट को, इसकी एडवांटेजेस में हम पढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज्यादा इजी है। एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन ज्यादा इजी है, बिकॉज एक तरह की ही बातें करनी है। बट जब इंफॉर्मेशन को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एक्सचेंज करना है तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन यहाँ पे डिफिकल्ट है फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, यानी अगर अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और आप फंक्शनल स्ट्रक्चर ही यूज कर रहे हो, फिर मुश्किल है। जैसे मान लो वैसे आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट आप अलग अलग डिविजन्स नहीं बना रहे, बस आपने अलग अलग फंक्शंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, इसको कॉस्मेटिक्स की भी मार्केटिंग देखनी है, गारमेंट्स की भी मार्केटिंग देखनी है, फुटवेयर की भी मार्केटिंग देखनी है, जो भी आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो कोऑर्डिनेशन वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो यहाँ पे हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज डिफिकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। तो इसलिए बेटर है कि मल्टी प्रोडक्ट कंपनी को डिविजनल स्ट्रक्चर ही यूज करना चाहिए। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इजी है, एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक फंक्शन बना हुआ है, मतलब एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसको हर प्रोडक्ट की बातें नहीं करनी, बस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करनी है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इजी है बिकॉज ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर इंटीग्रेटेड इन वन डिपार्टमेंट, राइट। ओके, इसी में ही मैं आपको निमोनिक भी बता देती हूँ, अगर आपको हेल्प करे तो इसमें आप बना सकते हो SRCC-FM। मतलब अगर आप SRCC में एडमिशन लेते हो तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे एज अ सब्जेक्ट। सो इट माइट हेल्प यू। एस से हो गया स्पेशलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट, कोऑर्डिनेशन, देन फॉर्मेशन और मैनेजरियल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। काफी सिंपल है, ये भी थोड़े से वर्ड्स आपको बस अच्छे से लर्न करने हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप्स क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान रखो, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, किसकी क्या पोजीशन है कंपनी में, किसकी क्या अथॉरिटी है, और ये मैनेजमेंट ही क्रिएट करती है, क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। और ये है नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कि हमारे जो फ्रेंड्स बन जाते हैं ऑफिस में ही, फिर उनसे जो हम इंटरेक्शन करते हैं, सो सोशल रिलेशनशिप्स। ये कैसे ओरिजिनेट होता है? ये कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज इसको बनाते हैं, इसको जन्म देते हैं। और ये सोशल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन अमंग एम्प्लॉइज, जब हम अपने
आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वैसे ही बात करने लगते हैं इधर उधर की, और क्या हालचाल है, घर पे क्या चल रहा है, तो उससे क्रिएट होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी, आपकी कितनी अथॉरिटी है ऑफिस में व्हेन यू आर सिटिंग इन योर कैबिन, तो ये डिसाइड होगी बाय द वर्च्यू ऑफ योर पोजिशन, कि आपकी क्या पोजीशन है, आप मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, उससे डिसाइड होगी आपकी अथॉरिटी। और यहाँ पे आपकी अथॉरिटी कैसे डिसाइड होगी? बाय वे ऑफ योर पर्सनल क्वालिटीज। देखिए, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी हैं, ऑफिस में ही जब आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप फ्रेंड्स हो, तो हर पर्सन की भी एक अथॉरिटी होती है, विच इज कि उसमें कितनी खूबियां हैं। पर्सनल क्वालिटीज से आपकी अथॉरिटी डिसाइड होती है। यहाँ पे बिहेवियर का एक सेट पैटर्न है, और बिहेव आप कैसे बिहेव करोगे, इट इज डायरेक्टेड बाय रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको छुट्टी लेनी है, उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन लिखनी है, अप्रूव करवाना है, तो दिस विल बी अ रूल दैट यू हैव टू बिहेव लाइक दिस। और you will not smoke in the office, so that is also a rule जो आपका behavior govern कर रहा है। but यहाँ पे there is no set pattern of behavior। जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो कोई बिहेवियर का सेट पैटर्न नहीं होता है, जिसका जो मन करता है वैसे बिहेव करता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम स्केलर चेन यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, और यहाँ पे प्लान्ड रूट नहीं होता कम्युनिकेशन का, नो प्लान्ड रूट, सो इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, देयर इज नो प्लान्ड रूट। नेचर, ये रिजिड होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं कैंटीन में ऑफिस की, तो वहाँ पे मतलब फ्लेक्सिबल है, हमारे बिहेवियर का भी कोई सेट पैटर्न नहीं है। लीडरशिप, तो यहाँ पे जो हमारा मैनेजर है वही लीडर है, वही हमें लीड करेगा काम में। सो मैनेजर्स आर लीडर्स। बट यहाँ पे अच्छा, क्या हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में भी कोई लीडर होता है? देखो, मानो या ना मानो, ऐसा एक पर्सन जरूर होता है फ्रेंड्स के ग्रुप में भी, जिसकी थोड़ी ज्यादा बात सुनी जाती है, उसकी बात को ज्यादा वैल्यू किया जाता है, तो वो लीडर हो गया ग्रुप का, राइट? तो ये लीडर क्या वही मैनेजर है जो ऑफिस में आपका बॉस है? मतलब हो सकता है दैट पर्सन इज ऑल्सो योर फ्रेंड, बट फ्रेंड्स के ग्रुप में जो लीडर है, जरूरी नहीं है कि वो वही मैनेजर है जो वैसे हमारा बॉस है काम में। तो लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, लीडर्स आर चोजन बाय द ग्रुप। मतलब अपने आप ही ग्रुप में एक पर्सन होता है जिसमें कुछ ज्यादा खूबियां होती हैं, जो ज्यादा समझदार होता है, उसको ग्रुप का लीडर माना जाता है। और ये लीडर जरूरी नहीं है कि वही मैनेजर हो जो वैसे मेरा बॉस है ऑफिस में, राइट? सो लीडर्स may or may not be managers. Leaders are chosen by the group. Chosen by group. Right? I hope this is clear to you. चलिए आगे चलते हैं। सो अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है? तो अथॉरिटी, जैसे आप पढ़ते ही हैं, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी, राइट टू गिव ऑर्डर्स और राइट टू कमांड, right to give orders and expect obedience। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी या ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, कि आपको काम मिला है तो अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको अच्छे से करें। ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइंड टास्क प्रॉपरली, टू परफॉर्म द असाइंड टास्क प्रॉपरली। देन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, answerability for the final outcome, जवाबदेही, final outcome of the assigned task, right? Delegation, क्या आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं? Yes, हम पढ़ते भी हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन में आप किसी को काम दे रहे हो, अथॉरिटी भी दे रहे हो। सो yes, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। क्या आप जिम्मेदारी भी डेलीगेट कर सकते हो किसी को? So it cannot be entirely delegated, cannot be entirely delegated। मतलब अगर आपने किसी को काम दिया है तो उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, बट आपकी भी जिम्मेदारी है, तो it cannot be entirely delegated। Then accountability cannot be delegated at all, cannot be delegated at all। ये अच्छे से करके जाएं,
क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं विच एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, क्योंकि ये डेलीगेशन के एलिमेंट्स है ना, कि नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। जवाबदेही को आप डेलीगेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मुझे मेरे सुपीरियर ने कोई काम दिया है और वो मैंने अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया, और सबॉर्डिनेट ने वो काम ठीक से नहीं किया, तो अब जो मेरा सुपीरियर है उसे तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे सबॉर्डिनेट ने काम किया है और उसने गलत किया, आप उससे जाके पूछो, नहीं, मेरी ही जवाबदेही है, मैंने काम दिया है, बट आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी मेरी ही है। आई कैन नॉट डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी। ओके उसके बाद ओरिजिन, अथॉरिटी, आपकी कितनी अथॉरिटी है ये कैसे डिसाइड होता है? जैसे अभी मैं आपसे बात भी कर रही थी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी डिसाइड होती है बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन। सो इट अराइजेज आउट ऑफ योर फॉर्मल पोजीशन, कि आपकी क्या रैंक है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे डिसाइड होगी कि आपकी कितनी अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हम पढ़ते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कमेंसुरेट विद ईच अदर, बैलेंस होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अराइज होती है अथॉरिटी से। सो इट अराइजेज फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। जितना आपको अथॉरिटी मिली है उसके हिसाब से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और अकाउंटेबिलिटी कैसे अराइज होती है? फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपकी जिम्मेदारी है तो फिर आपकी जवाबदेही भी बन जाती है, तो इट अराइजेज आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन फ्लो, फ्लो जैसे अपवर्ड या डाउनवर्ड। अथॉरिटी, इट फ्लोज डाउनवर्ड, कैसे? बिकॉज अ सुपीरियर हैज एन अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट, तो नीचे की तरफ ये जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर सुपीरियर, so it flows upward. And accountability also flows upward, you are responsible to your superior, तो ऊपर की तरफ this also flows upward। ठीक है, क्लियर है आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। तो चैम्प्स इसके लिए मैं आपको हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो बनाया था आपके लिए, बहुत मन से बनाया, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपको ट्रिमेंडसली हेल्प करेंगे इन रिकॉग्नाइजिंग कि केस स्टडीज में कॉन्सेप्ट कौन सा है, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैंने लाइन बाय लाइन आपको बताया है, इसलिए आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई एम 100% श्योर कि आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ओके सो वैसे इनके बीच में क्या डिफरेंस है? देखो आपको यहाँ पे बेसिस अच्छे से देख के जाने हैं, बेसिस के अकॉर्डिंग डिफरेंस लिखना है, बिकॉज सीबीएसई में सैम्पल पेपर्स और पास्ट ईयर पेपर्स में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें वो बेसिस भी दे देते हैं, स्पेशली दिस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर। सो डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है, मतलब आप चाहे चाहो ना चाहो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। जब आपके पास काम बहुत ज्यादा होता है तो आपको रूटीन एक्टिविटीज अपने सबॉर्डिनेट्स को देनी ही पड़ती है। एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, तो ये कंपल्सरी एक्ट है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। देखो आपने लोअर लेवल्स को कितनी अथॉरिटी देनी है, कितनी डिसीजन मेकिंग पावर्स देनी है, ये आप डिसाइड करो। ये टॉप मैनेजमेंट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, उनकी समझ है, ये डिस्क्रिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, उनका ये पॉलिसी डिसीजन है, ये ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, बिकॉज देर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड। फ्रीडम ऑफ एक्शन, तो जिससे आपने काम दिया है उसको आपने यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दी है, तो यहाँ पे लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन है फॉर दैट सुपीरियर, और आपका ज्यादा कंट्रोल है, मोर कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, या सुपीरियर का ज्यादा कंट्रोल है, लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन है सबॉर्डिनेट के पास। और यहाँ पे आप काम दे रहे हो, साथ में डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हो, कंप्लीटली आप काम दे रहे हो। तो यहाँ पे वो जो सबॉर्डिनेट है, वो जो लोअर लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, उनके पास ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन है, मोर फ्रीडम ऑफ एक्शन, और लेस कंट्रोल ऑफ सुपीरियर और एग्जीक्यूटिव। देन स्टेटस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका जो आंसर है वो मतलब पूरी तरह से स्टेटस से मैच नहीं हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पे डेलीगेशन में हम पढ़ रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क। यहाँ पे जो
पॉइंट है बेसिकली डेलीगेशन का वो ये है कि हमें काम बांटना है, क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, और ये है पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. तो दिस इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क एंड दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन ऑफ टॉप मैनेजमेंट. उसकी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन होती है. इसका नैरो स्कोप है, आई थिंक दैट्स क्लियर, क्योंकि इसमें आप पूरी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दे रहे हो, और इसका वाइडर स्कोप है. यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में बात हो रही है, बट यहाँ पे सिर्फ दो लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है. जैसे टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसी से वो बाकी के लेवल्स को फ्रीडम दे रहा है, एक्शन की या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रहा है, तो इसका ज्यादा वाइड स्कोप है. इसका पर्पस क्या है? टू लेसन द बर्डन ऑफ सुपीरियर, राइट, और ऑफ द मैनेजर. और यहाँ पे बर्डन कम करना इज नॉट द पर्पस. यहाँ पे हम सबॉर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज करना चाहते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन. लोअर लेवल्स का रोल हम इंक्रीज करना चाहते हैं, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, राइट. सो इस तरह से आप इसे लर्न करके जाएंगे. नेक्स्ट डिफरेंस स्टाफिंग चैप्टर से ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस काफी सिंपल है. ये ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको आपकी जो जॉब है उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, उसी से रिलेटेड आपकी नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव की जाती है. सो इट इज अ प्रोसेस टू इंप्रूव द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय. और इसमें आपकी ओवरऑल लर्निंग और ग्रोथ पे फोकस किया जाता है. नॉट जस्ट कि आप अपना सिर्फ काम अच्छे से करें, बट आप एक बेटर इंसान बने, टू लेट द एम्प्लॉयज बिकम बेटर मेन एंड वुमेन. जैसे ये पॉपुलर है काफी वेस्ट में. हम देखते हैं वहां पर कि कंपनीज कहती हैं ओके एम्प्लॉयज आप अपने मंथ में एक छुट्टी ले सकते हो और आप अपनी लर्निंग करो उस दिन, whatever you want to learn. This is also possible in some companies. Otherwise you can say कि कोई सेमिनार हो रहा है जहाँ पे एम्प्लॉयज को पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाया जा रहा है, या कंपनी से रिलेटेड कुछ बताया जा रहा है जिनसे उनकी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, राइट. सो हियर द फोकस इज कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को बेटर परफॉर्म कर सके. सो इट enables the employees to perform the job better. और यहाँ पे जो फोकस है इज टू लेट देम ग्रो. सो ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय. ओके, देन ओरिएंटेशन. यहाँ पे जॉब ओरिएंटेड सिर्फ फोकस हो रहा है आपकी जॉब पर कि आप अपना काम अच्छे से करें. सो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, एंड दिस इज करियर ओरिएंटेड बिकॉज व्हेन यू विल ग्रो एंड लर्न थिंग्स your career would improve, right? So career oriented. Then directing chapter में आपका जो leadership styles है, autocratic leadership style, democratic और laissez-faire, उसमें difference भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. दो ही NCERT में given नहीं है, but आप किसी भी help book से ये prepare कर सकते हैं. I'm discussing this with you. तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो बिलीव करता है कि सारी पावर्स मेरे पास ही होनी चाहिए, सारा कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए, सारे डिसीजंस मैं खुद ही लूंगा. So this leader believes in centralizing control in his own hands. But ये जो डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडर होता है ये बिलीव करता है कि मुझे अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी चाहिए और मुझे पार्टिसिपेशन एनकरेज करनी है अपने फॉलोअर्स से. और ये जो लेजिस फेयर लीडर होता है या फ्री रेन लीडर, ये कंप्लीट फ्रीडम देता है अपने एम्प्लॉयज को. यहाँ पे फोकस क्या है, यहाँ पे दिस इज द अदर नेम, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लीडर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल, सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल. यहाँ पे कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे है, सिर्फ लीडर बात करता है. यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों बात कर रहे हैं. लीडर्स उनको भी कह रहे हैं ओके यू ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग. और यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है. यहाँ पे डिसीजन लीडर लेता है, यहाँ पे वो अपने फॉलोअर्स को कहता है आप भी इन्वॉल्व करें खुद को, यू ऑल्सो पार्टिसिपेट. और यहाँ पे लीडर कहता है कि तुम खुद ही डिसीजंस लो, यू प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन द डिसीजन मेकिंग. इन्फ्लुएंस, यहाँ पे वो अपनी पावर यूज करता है बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजिशन
एक्सरसाइज कंट्रोल करता है जो कि बहुत टाइट होता है. सो एक्सरसाइज इज टाइट कंट्रोल. ये कंट्रोल के लिए दिस लीडर यूजेस फोर्सेस विद इन द ग्रुप ओनली. जैसे मान लीजिए जैसे क्लास में आपको मॉनिटर बना देती थी टीचर, तो दे आर यूजिंग द फोर्स विद इन द ग्रुप. ऐसे ही इस लीडर ने कोई मॉनिटर बना दिया फॉलोअर्स में से ही कि तुम देखो सारा काम ठीक से होना चाहिए. और ये जो लीडर है ये पावर यूज ही नहीं करता है अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल. इस लीडर की जो अप्रोच है वो ये है कि मैं ही ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करूंगा और मैं ही ये भी बताऊंगा कि व्हाट आर द वेज ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स. और ये कहते हैं कि आप इन्वॉल्व कीजिए खुद को, पार्टिसिपेट करो. मुझे आप एडवाइस दे सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, और फिर हम डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड द वेज ऑफ अचीविंग देम. और ये कहता है फॉलोअर्स को तो तुम बहुत एक्टिवली बताओ, तुम अपने ऑब्जेक्टिव्स और वेज ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स खुद ही डिसाइड करो. यहाँ पे स्कोप क्या है? एक तो अच्छी बात है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में कि डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है क्योंकि ये लीडर किसी से पूछता नहीं है. यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, डिलेज हो सकते हैं क्योंकि आप पार्टिसिपेशन encourage कर रहे हैं सबॉर्डिनेट्स की. और यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने सबॉर्डिनेट्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है. दे मे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इट मे अल्टीमेटली लीड टू प्रॉब्लम्स. और फिर डायग्राम से अगर वो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप लीडरशिप स्टाइल्स एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ अ फिगर और अ डायग्राम. तो यहाँ पे देखो जैसे ए लीडर है वो सिर्फ बात कर रहा है बी से, सी से, डी से. एरो से आप समझ सकते हैं कि देयर इज वन वे कम्युनिकेशन. यहाँ पे ए लीडर है तो वो अपने फॉलोअर्स बी, सी, डी, ई से बात कर रहे हैं. टू वे कम्युनिकेशन है. और यहाँ पे ए लीडर है वो बस दूर से देख रहा है, वो आपस में बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. राइट, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस. ओके चैम्प्स, नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं जो कि आपका फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर में से है. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट भी है. तो कैपिटल मार्केट जैसे आपको पता है दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. जो स्टॉक मार्केट होती है वो कैपिटल मार्केट का ही एक पार्ट होता है. तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे, और टू से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज मतलब कंपनीज हो गई, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स. यस, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हमारी कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं. और हम जैसे लोग ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक. ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक. मनी मार्केट में ज्यादातर बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं जैसे आरबीआई. गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है जैसे ट्रेजरी बिल्स में आप देखते हो, आरबीआई ऑल्सो. देन बैंक्स जैसे आप देखते हो कॉल मनी में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में. देन वी हैव फाइनेंस कंपनीज, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करती हैं कमर्शियल पेपर फॉर एग्जाम्पल. देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो मतलब डिफरेंस क्या हो गया? एक तो आरबीआई यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है, फाइनेंस कंपनीज. और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इधर आपको हाईलाइट करने. ओके, इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स. ये सारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए. और यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स तो आप पढ़ते ही हैं जैसे आपके सिलेबस में जो ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल. राइट. इन्वेस्टमेंट आउटले, यहाँ पे ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट आउटले नहीं होता है. एक शेयर 5, 10, 100 रुपए का भी हो सकता है. तो यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट आउटले इज ऑल्सो ओके. और यहाँ पे जनरली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट आउटले. जैसे हम पढ़ते भी हैं ट्रेजरी बिल इज अवेलेबल फॉर अ मिनिमम ऑफ 25,000 रुपीज एंड इन मल्टीपल्स देयरऑफ. यहाँ पे 5-10 रुपए का भी एक शेयर मिल जाता है. ड्यूरेशन, यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में हम डील करते हैं. और यहाँ पे शॉर्ट टर्म जैसे हमने पढ़ा भी हुआ है 1 डे, 15 डेज, 1 ईयर से कम मतलब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज यहाँ पे होती है. कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी काफी लिक्विड होते हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं जैसे शेयर्स को, यू गेट अ बायर फॉर इट.
ये भी बहुत लिक्विड होते हैं, बट कंपैरेटिवली मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ज्यादा लिक्विड होते हैं, क्योंकि एक तो ये ज्यादा सेफ भी होते हैं, और यहाँ पे देर इज प्रेजेंस ऑफ DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो कि एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है फॉर दीज सिक्योरिटीज। जैसे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज होती है, ये भी काफी लिक्विड होते हैं, बट कंपैरेटिवली लेस लिक्विड होते हैं। वैसे स्टॉक एक्सचेंज भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू बाय और सेल दीज सिक्योरिटीज। ये जनरली कम सेफ होते हैं, ये ज्यादा सेफ होते हैं। क्यों ये ज्यादा सेफ होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स? प्राइमरली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, कम समय के लिए, और सेकंड यहाँ पे जो इशुअर्स होते हैं, जो लोग पैसा उठा रहे हैं, वो बहुत बड़े बड़े जैसे हमने कहा था पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सो वो बहुत फाइनेंशियली साउंड होते हैं। सो अनदर रीजन इज फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ इशूअर्स। जैसे गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है कई बार, तो ट्रेजरी बिल के केस में, लाइक फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इशूअर्स। और कमर्शियल पेपर में आप क्या पढ़ते हो? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। यहाँ पे सेफ्टी थोड़ी कम है, बट अगर यहाँ पे रिस्क ज्यादा है इन्वेस्टर का, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फिर ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा सेफ है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न कम हो जाएगा। आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए आप एक शेयर होल्ड करते हैं किसी कंपनी का, तो उससे आपके पास पैसे कमाने के क्या सोर्सेज हो सकते हैं? या तो आप उसको होल्ड करके रखो शेयर को, और साल के एंड में हो सकता है आपको डिविडेंड मिल जाए, या बीच में कहीं आपको बोनस शेयर्स मिल जाए, या फिर आप उसे सेल कर दो। अगर मान लो आपने एक शेयर 5 रुपए का खरीदा था, अब आप उसे 15 का सेल कर रहे हैं, तो ये 10 रुपीज का आपका कैपिटल गेन हो गया। तो यू आइदर अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड और यू अर्न बाय वे ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, टू द नेक्स्ट डिफरेंस, जो कि अगेन आपका फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से ही है। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इश्यूज मार्केट भी कहते हैं, उसके पीछे रीजन है ऑफ कोर्स। और सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हो। सो यहाँ पे अगर कंपनी डायरेक्टली शेयर सेल कर रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट है। मान लीजिए एक नई कंपनी है, वो पहली बार सिक्योरिटीज लेकर आई है, वो सेल कर रही है, तो ये प्राइमरी मार्केट है। या एक एग्जिस्टिंग कंपनी है और वो एक फर्दर न्यू इशू लेकर आई है सिक्योरिटीज का और लोगों को सेल कर रही है, तो वो भी आपका प्राइमरी मार्केट हो गया। और यहाँ पे लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की। दिस इज द की वर्ड हियर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो ये सेकेंडरी मार्केट है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक फ्लैट खरीदना चाहते हो, लेट्स से DLF में, तो अगर आप DLF से डायरेक्टली फ्लैट खरीद रहे हो, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गई, सीधा कंपनी से ले रहे हो। और अगर आप किसी और पर्सन से ले रहे हो जिसने पहले खरीदा था, तो ये जो डीलिंग है ये सेकेंडरी मार्केट में हो गई, राइट? सो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट काफी इजी है समझना। यहाँ पे सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी सेल करती है, या बीच में कोई इंटरमीडिएरी हो सकता है, जैसे ऑफर फॉर सेल में बीच में इशूइंग हाउस या स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। तो कंपनी डायरेक्टली सेल कर रही है या थ्रू इंटरमीडिएरी, और यहाँ पे कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ सिर्फ ओनरशिप एक्सचेंज हो रही है बिटवीन इन्वेस्टर्स, कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। कैसे? क्योंकि पैसे सीधा आपसे कंपनी के पास जा रहे हैं, तो आपको बोल रहे हैं सेवर, जिसने पैसे सेव किए हुए हैं, सेवर से सीधा इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं। इन्वेस्टर बोल रहे हैं कंपनी को, जो आगे इन पैसों को कहीं पे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होती है, फंड्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे आप सिर्फ सिक्योरिटीज खरीद सकते हो कंपनी से, और यहाँ पे आप खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग होती है ना। यहाँ पे जो प्राइसेस है सिक्योरिटीज की, वो मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगी। जब नया इशू आएगा तो शेयर का क्या प्राइस रखेंगे, तो ये मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिसाइड करेगी। बट वंस दैट शेयर कम्स इन द मार्केट, फिर वो डिमांड सप्लाई के हाथ में है कि प्राइस क्या होगा। इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई डिमांड पैरामीटर्स। यहाँ पे जो कंपनी है जो सिक्योरिटीज इशू कर रही है, उसकी कोई फिक्स जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है।
बट ये जो है सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज, उसकी फिक्स्ड लोकेशन है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इज लोकेटेड इन दिल्ली, देन वी हैव अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, राइट। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो वैसे एनएससी और बीएससी है, बट ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्पेसिफाइड लोकेशंस भी होती है, right? So this is the difference between primary market and secondary market. Okay, and now moving on to the next difference, advertising और personal selling में difference. काफी simple है। advertising impersonal form होता है, monologue होता है, और ये personal form है, two way communication है। personal selling जैसे आप समझ सकते हैं door to door selling तो होता ही है, और जैसे telecalling है, उसमें भी कई बार आपको कॉल आता है, डू यू वांट टू परचेज दिस और डू यू वांट टू गेट अ लोन, और अगर आप इंटरेस्ट शो करो तो वो कहते हैं ओके वील विजिट योर ऑफिस और योर होम टू एक्सप्लेन यू थिंग्स बेटर। तो पर्सनल यहाँ पे फॉर्म है, बातचीत होती है, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन। यहाँ पे एक ही मैसेज सभी कस्टमर्स तक पहुंचता है, बट यहाँ पे सेल्स टॉक इज एडजस्टेड कीपिंग इन व्यू द बैकग्राउंड एंड नीड्स ऑफ द कस्टमर। तो जैसे मान लीजिए जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसे सिर्फ हिंदी समझ में आती है तो आप अपना मैसेज हिंदी में उनसे कन्वे करेंगे, इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश में करेंगे, राइट। सो हियर सेल्स टॉक इज एडजस्टेड, बट यहाँ पे एक ही तरह की एडवर्टाइजमेंट इज फॉर एवरीवन। इसीलिए इसे इनफ्लेक्सिबल कहा जाता है, और ये हाईली फ्लेक्सिबल है बिकॉज द मैसेज कैन बी चेंज्ड और एडजस्टेड। ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है, और यहाँ पे हम सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच सकते हैं पर्सनल सेलिंग के थ्रू। क्योंकि ये इतने सारे लोगों तक पहुंचता है इसलिए कॉस्ट पर पर्सन इज वेरी लो। जितने पैसे आपने खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको अगर आप डिवाइड करें बाय द नंबर ऑफ पीपल इट हैज रीच्ड, तो पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 करोड़ रुपीज खर्च किए हैं एडवर्टीजमेंट पे, और ये 10 करोड़ लोगों तक पहुंची है, तो आपकी पर पर्सन कॉस्ट हो गई 0.1 रुपी, राइट। और यहीं पे पर्सनल सेलिंग पे लेट से आपने 1 लाख रुपीज खर्च किए हैं और आप सिर्फ 100 लोगों तक ही पहुंचे हैं, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाती है, 1000 रुपीज। यहाँ पे आप पूरी मार्केट को बहुत ही छोटे समय में कवर कर सकते हो, बट यहाँ पे पूरी मार्केट को कवर करने के लिए बहुत समय चाहिए। Then here we use mass media, radio, television, newspaper, magazines, और यहाँ पे आपको सेल्स स्टाफ चाहिए जो एक्चुअली विजिट करेगा कस्टमर्स के पास और उनसे बात करेगा। यहाँ पे डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल पाता, कस्टमर क्या सोच रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमें डायरेक्टली पता नहीं लगता, उसके लिए हमें मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, कस्टमर क्या सोच रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, या उसको हमारे प्रोडक्ट में कुछ अच्छा लग रहा है या क्या अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ हमें इमीडिएटली पता लग जाता है। सो एडवर्टाइजिंग इज बेटर जब हमें लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करना है या बिल्ड करना है एक प्रोडक्ट में, और ये बेटर है जब उसे डिसीजन लेना है, उसे कुछ अवेयरनेस चाहिए कस्टमर को डिसीजन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को लोन लेना है तो बैंक का कॉल आता है कि हम आपके पास विजिट कर सकते हैं टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, तो वो देन ही विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द होल प्रोसीजर। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ये एक अच्छा सोर्स है पर्सनल सेलिंग। देन यहाँ पे आप अल्टीमेट कंज्यूमर्स को टारगेट करते हो जो बहुत सारे होते हैं ना नंबर में। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर गोइंग टू बाय हेयर ऑयल, तो एडवर्टीजमेंट विल वर्क फॉर देम। बट यहाँ पे आप उन लोगों को टारगेट करें जो कम है नंबर में, जैसे इंडस्ट्रियल बायर्स या इंटरमीडिएरीज। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीन सेल करते हो जो कुछ स्पेशलाइज्ड फैक्ट्रीज में ही यूज होती हैं, तो अब इसके लिए एडवर्टीजमेंट थोड़ी करोगे आप टीवी पर, क्योंकि जो बायर्स है बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड हैं, तो यू विल विजिट देम टू टेल देम अबाउट द प्रोडक्ट, राइट। सो दिस वाज द वीडियो रिलेटेड टू द डिफरेंसेस जो आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ने हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दोज फॉर यू।